तो गेट भी मेरे 5 बार निकले, फिर आपका इसरो है, आपका एसईएसएफ, सीजीपीएससी का जो अपनी स्टेट का, तो ये 7th एग्ज़ाम था, तो इस जो है बहुत हेल्प करेगा कि आप टाइम कैसे मैनेजमेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस होना, और कॉन्फिडेंस कब आएगा जब आप उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। हेलो गाइस, आज हम लोग के साथ है पीयूष और पीयूष इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बीआरओ किए हैं और आप लोग के बहुत डाउट्स आ रहे थे कि एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या स्कोप है और कैसे वो लोग स्टडी करें। तो पीयूष हम लोग को यहाँ पे गाइड करेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए। तो हाय पीयूष, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन। इलेक्ट्रिकल जेईई में बीआरओ में इलेक्ट्रिकल जेईई में 2022 में मेरा सिलेक्शन लिस्ट 480 था। तो अब क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी अगर आप पूछेंगे तो एसएससी जेईई में मुख्यतः आपका ना सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइन एक रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है। जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एक ही सेक्शन में होते हैं। तो यदि आप एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का एक कट ऑफ होगा, एक ही कंबाइन। अब जैसे प्रिपरेशन की बात की जाए तो प्रिपरेशन जो है वो इस एग्जाम के लिए यदि आप देखेंगे तो इस एग्जाम में यदि मैं बात करूं तो 200 क्वेश्चंस होते हैं। 200 क्वेश्चंस में आपके 100 क्वेश्चंस पूरे टेक्निकल होंगे जो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। 100 क्वेश्चन जो बचते हैं उसमें 50 क्वेश्चंस जीएस के होंगे, जनरल स्टडी एंड जनरल नॉलेज, एंड रेस्ट ऑफ 50 आर रीजनिंग। रीजनिंग भी उतने लेवल का नहीं होता है क्योंकि 2 घंटे में 200 सवाल होते हैं। और जीएस का भी जो क्वेश्चन है वो ओल्ड क्वेश्चंस यदि आपने सॉल्व किए हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। एक बेसिक जीएस जीके जो होता है वो बस रहता है उसमें। तो यदि हम जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इस एग्जाम के लिए जैसे मैं टारगेट करना चाहूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को टेक्निकल जो 100 है उसके लिए मिनिमम 3 to 4 मंथ्स आपका बेसिक्स क्लियर करने में लगेंगे। 3 to 4 मंथ्स, और बाकी जो जीएस और बच जाता है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आप यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 15 to 20 डेज आपका बहुत मतलब इनफ है। यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो थोड़ा सा हम लोगों का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। दूसरा यदि आप बोलेंगे कि जीएस के लिए, तो जीएस आप कोई भी एक जैसे लूसेंस का बुक पढ़ लिए या फिर कोई भी एक बुक पढ़ लिए जो मतलब पूरा कवर करता है इंडिया सेक्शन को। इंडिया के सारे सब्जेक्ट्स जैसे जीएस में आते हैं, मेनली जो इकोनॉमिक्स है या करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है, आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है और जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें यदि आप बेसिक्स भी पढ़ लेते हैं तो 50 क्वेश्चंस आप में आप 30 to 35 क्वेश्चंस आप कर लेंगे। आप जैसे टेक्निकल का तैयारी करेंगे तो 3 to 4 मंथ्स जो बेसिक्स है उसमें यदि आप जैसे आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 दिन में एक सब्जेक्ट या 4 दिन में एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको उस 3 से 4 दिनों में जो अगला दिन होगा वो उसमें आप पीवाईक्यू ही करें। यदि आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ मतलब पढ़ रहे हैं तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जो कट ऑफ्स हैं वो मान के चलिए आपको 120 प्लस हर बार रहेगा। 120 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 135 प्लस आप टारगेट करके चलिए, क्योंकि इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो प्री का मार्क्स है उसके बाद मेंस का मार्क्स, ये दोनों आपको एड अप होंगे। तो प्री में भी एक कंसिडरेबल मार्क्स होने चाहिए और मेंस के लिए भी आपको एक कंसिडरेबल मार्क्स होने चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए यदि आप 135 में मानता हूं जैसे एक बेसिक मार्क्स, तो कोई अच्छा पढ़ा है तो आउट ऑफ 100 टेक्निकल में उसको एटलीस्ट 75 स्कोर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 75। और बच्चे जो 60 हैं वो जीएस और आपको रीजनिंग से, एक अच्छा तैयारी किया हुआ व्यक्ति यदि मैं बोलूं तो 60 जो रीजनिंग और जीएस से कवर करना है, तो आपको जीएस में 20 क्वेश्चंस आप यदि सही लगा लेते हैं और उसके बाद जो बच गया रीजनिंग तो उसमें 40 to 45 क्वेश्चंस, तो उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको एक अच्छा मार्क्स जो है वो स्कोर करेगा एग्जाम में, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी है एसएससी में। एज ऑफ नाउ तो अभी मेंस जो है वो अब रिटर्न नहीं रह गया है, मतलब उसमें एमसीक्यू टाइप पैटर्न में चालू हो गया है इस बार से। तो उसके लिए भी आपको वही अप्रोच अपनाना पड़ेगा, क्योंकि 200 सवाल रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा, तो 100 सवाल रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा, तो वो भी पूरा टेक्निकल ही होगा वो। आपने जब दिया था तो सब्जेक्टिव पेपर था। तो हाँ, आपने 2022 में जब दिया तो फिर आपने 2023 में रीअटेम्प्ट क्यों नहीं किया? मतलब आपको बीआरओ फिर आपने कोशिश ही नहीं किया दूसरे के लिए? नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ था कि इसका जो एग्ज़ाम था वो अक्टूबर में था, है ना? फर्स्ट वीक में। और हुँ। हम लोग बीआरओ का जो मेडिकल हुआ था वो 3 मेरा जो मेडिकल का सेशन आया था वो सितंबर लास्ट से लेके 3 अक्टूबर तक था। तो मैं मतलब अटेम्प्ट करना मतलब वो हो गया कि मैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए आ ही नहीं पाया वहाँ से, क्योंकि वो मेडिकल का प्रोसेस वहाँ चल रहा था, तो वहाँ छूट जाता तो यहाँ पर भी मैं एफर्ट नहीं दे पाता। इस बार एसएससी जेईई 2024 का जो आएगा उसके लिए डेफिनिटली हम एफर्ट देंगे, उसके लिए वो करेंगे। बाकी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 4 to 5 मंथ्स इनफ है। तो आपने जैसे बीआरओ का आपने जॉइनिंग कर लिया बीआरओ की? हाँ, मैं जॉइन कर लिया हूँ, मैं अभी पोस्टेड हूँ गुंजी में, उत्तराखंड में। ओके। तो छुट्टी का कैसे चलता है? मतलब कि जैसे सिविल वालों के लिए जो छुट्टी का रूल है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है या उनका रूल अलग है?
डिपार्टमेंट का एक ही मतलब छुट्टी का रूल है, चाहे वो आप मतलब किसी भी डेज़िग्नेशन में आप जॉइन करते हैं वहाँ पर। बीआरओ में तो 95 डेज़ का छुट्टी का प्रावधान है, उसमें ईएल जो है वो 60 रहते हैं, 15 सीएल रहता है, बाकी फिर और वेरियस हॉलिडेज़ होते हैं। तो छुट्टी मिल जाता है यदि काम नहीं होता है तो उस समय आसानी से मिल जाता है, बाकी समय पे आपको छुट्टी लेना है तो थोड़ा-सा और इमरजेंसी वगैरह में तो छुट्टी मिल ही जाती है, उसका दिक्कत नहीं है। तो अगर मतलब कोई स्टडी करना चाहे, जैसे भी आपने कहा कि आप इस साल ट्राई करने का कोशिश करेंगे, तो अगर हुँ। कोई पढ़ना चाहे तो उसके लिए छुट्टी ले सकता है एक्स्ट्रा? पढ़ने के लिए छुट्टी मतलब आप एग्ज़ाम जैसे इस बार का नोटिफ़िकेशन का देख रहे थे 4 से 6 जून का। तो आप सिर्फ़ पढ़ने का मतलब तो उसको आप प्लान में रखें अपने दिमाग में कि मेरे को एग्ज़ाम के लिए मतलब नॉर्मली हम जो जैसे एग्ज़ाम के लिए ही छुट्टी लेते हैं। फेस्टिवल्स के लिए मतलब फेस्टिवल्स वो तो एक सेकेंडरी ऑप्शन है। जैसे आप वहाँ पर हैं, तो एग्ज़ाम के 1 महीना पहले या 15 दिन पहले आप छुट्टी लेके आइए, ऐसा है। नहीं, लेकिन मतलब वर्क के साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, जैसे बीआरओ का लोकेशन भी एकदम आउटर होता है, माउंटेन एरिया या फिर एकदम बॉर्डर एरिया जो होते हैं, तो फिर वहाँ हुँ। पे थोड़ा स्टडी पे फ़ोकस करना है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज़ भी बहुत होते हैं। तो नेटवर्क उसके लिए इश्यूज़ है, एब्सोल्यूट नेचर फ़ोर्स जो बोलते हैं ना, उन सारी जगहों में हमारा पोस्टिंग है। तो उन जगह पे तो आपको रहने के लिए ही थोड़ा-सा मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि हम तो सारे प्लेन एरिया से जाते हैं वहाँ पर। दूसरा चीज़ ये है कि यदि आप एग्ज़ाम को अपने दिमाग में रखे हैं, है ना? तो 2 ढाई घंटा, 3 घंटा तो आराम से रोज़ निकल जाता है किसी भी कंडीशन में। हाँ, ये है कि नेटवर्क नहीं है तो आपके पास कंटेंट या तो मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, कि रिटन नोट्स हो गया या फिर आपका जो प्रैक्टिस सेट हो गया वो उसमें होना चाहिए। ऑनलाइन यदि आप तैयारी करेंगे तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ नेट वो इंश्योर करना ज़रूरी है। तो मेरा सजेशन ये है कि जैसे कोई एग्ज़ाम तैयारी कर रहा है ना तो उसके लिए न इंटरनेट ना बहुत बड़ा वो है मतलब एक बेनिफिशियल चीज़ है। क्योंकि आप कॉपी किताब से जितना भी पढ़ेंगे वो तो पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको ना आपको फ़ैमिलियर होना पड़ेगा क्वेश्चन से, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स, नंबर ऑफ जो वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन हैं, तो ये सारे आपको इंटरनेट से ईज़िली अवेलेबल हैं। तो जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देना होता है, तो फिर आपने जो मॉक टेस्ट मतलब आपने जब प्रिपरेशन की तो आपने मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे, तो वो आपने कहाँ पहले से तो मैं किया आपको था? ये बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप बिना टेस्ट सीरीज के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पीछे रह जाओगे कंपटीशन से। एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, रैंक एनालिसिस, स्पीड इंक्रीज होती है इससे। टाइप ऑफ क्वेश्चन की आइडिया आपको लग जाती है कि कैसे क्या पैटर्न है एग्जाम का। तो चलो आज से ही टेस्ट सीरीज लगाते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि टेक्स्ट बुक का जो पास है वो आप प्रीफर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पास से आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 70,000 प्लस मॉक टेस्ट अवेलेबल है 700 प्लस एग्जाम के लिए, जिसमें 20 लाख से ऊपर अपने टेक्स्ट बुक पास यूज़र्स होते हैं एक्टिव, जिसमें आप 12 प्लस लैंग्वेज का आपको मिल जाता है इसमें। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं RISHI, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उससे आपको इंस्टेंट 12% का ऑफ भी मिल जाएगा। और आप अगर बोलेंगे कि टेस्ट बुक की ही क्यों, तो इसमें आपको क्या होता है कि 100% आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं। ईच टेस्ट सीरीज इंक्लूड चैप्टर्स टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल टेस्ट। और आपको एग्जाम का एनालिसिस भी मिल सकता है जहाँ से आप पता चल जाएगा कि आपका वीक जोन क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए आपको वो बता देगा कि आपकी कहाँ, मतलब आप बच्चों बाकी लोगों से लैग कर रहे हैं और आप अपने सिलेक्शन को 50% इंक्रीज़ कर देते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपके मॉक्स के साथ आपकी प्रिपरेशन को एकदम पक्की हो जाती है। और भी कई सारे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको एक्सेस मिलता है जहाँ से आप स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो पे। और आपको जैसे टेक्स्ट बुक पास प्रो ले रखा है आपने, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी वहाँ से लगा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। एक्चुअल में मैं मतलब इस एग्ज़ाम के लिए 2022 में जब मैं दिया था तो प्रीलिम्स जब दिया था तो मैं 8 साल से अभी कॉलेज में पढ़ा रहा था इस एग्ज़ाम के पहले जॉइन करने के। और तो मैं जो मॉक टेस्ट वाला था वो अर्ली प्रिपरेशन डेज़ में मतलब मैं 2030 में पास आउट हुआ, उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो गेट भी मेरे 5 बार निकले, फिर आपका इसरो है, आपका SESF, CGPSC का जो अपनी स्टेट का। तो ये 7th एग्ज़ाम था, तो इस एग्ज़ाम के लिए मैं क्या किया था कि एक मॉक टेस्ट लगाया, 15 दिन के लिए लिया था बस। और चूँकि मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मैं टच में था टेक्निकल के पूरे। तो मैं ट्राई किया था कि मैं जीएस और ये रीज़निंग इन सेक्शन से मैक्सिमम स्कोर करूँ क्योंकि टेक्निकल में पढ़ा हुआ था। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा बोले ना कि मॉक टेस्ट आपको नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन से आपको मतलब फ़ैमिलियर करेगा टाइप। साथ में ये है कि आप उस टाइम को मैनेजमेंट सीखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस होना और कॉन्फिडेंस कब आएगा जब आप उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। मतलब मैं देखा हूँ कि कई लोग जो हैं प्रिपरेशन करते हैं लेकिन 2 घंटे में वो 200 सवाल देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सीबीटी होता है। तो आप 160 165 तक ही पहुँचे, बाकी के जो 30-35 क्वेश्चन वो सवाल आपके छूट गए। हो सकता है वो उसमें बहुत सारे ईज़ी भी रहे होंगे, टफ होंगे, ईज़ी भी रहे होंगे वन लाइनर। तो आपको मॉक टेस्ट जो है बहुत हेल्प करेगा कि आप टाइम कैसे मैनेजमेंट करते हो। आपको उस 2 आवर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन्स एफर्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो जैसे आपने अभी बताया कि आप जब प्रिपरेशन करते थे तो आपने वो दिए थे मतलब टेस्ट दिए थे, तो आपका कौन-कौन सा क्वालिफाइड हुआ था? मेरा देखिए मैं
2016 में क्या बोलते हैं मेरा सबसे पहले एग्ज़ाम था सीजीपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर का जो छत्तीसगढ़ में हुआ था पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का। और उस एग्ज़ाम में मतलब यहाँ पर एक रिलेवेंसी का इश्यू था अपने स्टेट में जिसमें मतलब कि ट्रिपल ई मेरा जैसे ब्रांच है तो हम लोग को इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट नहीं कंसीडर किए थे। ऑन द सेम ईयर ऑन 29th ऑफ दिसंबर 2016 वो मेरा इसरो का एक एग्ज़ाम था साइंटिस्ट का जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से दिया था और अपने स्टेट का ही सीजीपीएससी का एसईएस का स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का। ये दोनों एग्ज़ाम का इंटरव्यू ही क्लैश हो गया था। तो ऐसा क्यों? अच्छा, मतलब आप लोग को आपको पहले आइडिया नहीं था कि पहले किसका होने वाला है? तब एक ही दिन पड़ा दोनों का? नहीं ये मेरे को पता था कि मतलब दिसंबर 16 को रिजल्ट आया कि सीजीपीएससी का। उससे पहले मतलब नवंबर में दिवाली वेकेशंस के समय ये इसरो का कॉल आ गया था। तो मैं इसरो के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था। 16 दिसंबर को रिजल्ट आया कि 29 दिसंबर 2016 को इंटरव्यू है करके। तो वो दोनों एक ही डेट में वो क्लैश हुए और इसरो का इंटरव्यू जो था वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वहाँ अहमदाबाद में था। तो मैं सीजीपीएससी के ऑफिस गया कि मतलब ये मेरा दोनों इंटरव्यू क्लैश हो रहा है और उसी के पहले उन्होंने सितंबर 2016 में हम लोग को इर्रिलेवेंट बता दिया था सीजीपीएससी ऑफिस में। तो मैं ये कंफर्म करने गया था कि मेरा ये एग्जाम निकला हुआ है, यदि आप मेरे को रिलेवेंट कंसीडर करेंगे तो मैं सीजीपीएससी का इंटरव्यू दूंगा और यदि नहीं कंसीडर करते हैं तो फिर मेरे पास ऑप्शन है अहमदाबाद जाने का। तो वो जैसा भी हुआ मैं वहाँ पर मेरे को एश्योरिटी मिली कि यहाँ पर कंसीडर करेंगे, लेकिन फिर से वही चीज़ रिपीट हुई, हम लोगों को इर्रिलेवेंट बोले। तो वो दोनों मैटर्स अभी तक हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो वो दोनों केसेस 2016 के हैं। फिर आपका उसमें 2018 में सीएसईबी जेईई का मैं एग्ज़ाम दिया था यहाँ छत्तीसगढ़ का ही। तो उसमें भी जेईई में मेरा रिटन एग्ज़ाम क्वालीफाई होने के बाद वहाँ पर वेटिंग में था। वेटिंग में रह गया। 2019 में रेलवे का जेईई था, वो भी वेटिंग में रह गया। एक महाराष्ट्र ट्रांसको का था, वो भी वेटिंग में रह गया था। तो एग्ज़ाम निकलते थे, लेकिन वो जो फाइनल सिलेक्शन मिला मेरे को सबसे पहली बार ये इसी में मिला क्योंकि बाकी जो दोनों थे वो हाई कोर्ट के अंडर में है, तो अभी उसमें कोई मतलब सब जुडिशियल मैटर है, तो वो कभी भी उसका वो रिज़ल्ट आ सकता है। ओके, तो आपने जैसे बोला कि आपका ये जो 8th या 9th ईयर मतलब जब भी आपने अटेम्प्ट किया तब आपका हुआ, तो आपने ये एसएससी जेईई का पहले क्यों नहीं दिया? मतलब आपने इतने साल वेट करके फिर इसे एग्ज़ाम दिया? ये मैंने दिया था 2013-14 उस टाइम पे 13 में फर्स्ट टाइम दिया था एसएससी जेईई। तो उस समय ना एक ही दिन में प्रीलिम्स और मेंस दोनों हो जाते थे। मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो 2 टू 5 रहता है ना शाम को, वो 3 घंटे में आपका वो रहता था, मेंस रहता था। तो प्रीलिम्स निकला था मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप और मेंस में वो हो गया था। इस बार ऑब्जेक्टिव। क्या हुआ कि मतलब 2022 में जैसे मैं अपना वो मार्क्स बताऊँ तो प्रीलिम्स में मेरा 126 आया था, 125। वो सिर्फ कट ऑफ मतलब 124 पॉइंट समथिंग कट ऑफ था जनरल का, तो वो क्वालीफाई हुआ इलेक्ट्रिकल में। मेंस में चूँकि मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मेरा सब्जेक्टिव थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग था। तो आउट ऑफ 300 वो 243 स्कोर हुआ। तो उसके नाम से ये सिलेक्शन। तो आपने कौन-कौन सी बुक जैसे इलेक्ट्रिकल सिविल वालों का तो इतना सारे लोग मतलब प्रिपरेशन करते हैं, उसका कंटेंट भी बहुत होता है। हाँ, तो हाँ। मतलब लोगों को ईज़िली गाइडेंस मिल जाता है अपने दोस्तों से या रिलेटिव से, कोई ना कोई एक सिविल का मिल जाता है। तो हुँ। इलेक्ट्रिकल वाले को क्या-क्या बुक लिस्ट फ़ॉलो करनी चाहिए अगर वो एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है तो? देखिए लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन और शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन है ना? लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन चाहिए आपको तो पूरे भी जो टेक्स्ट बुक्स आते हैं, है ना? जैसे मशीन्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए पीएस भीमरा है। आपका पावर सिस्टम के लिए अशफाक हुसैन है, आपका सीएल वाधवा है। तो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सारे टेक्स्ट बुक फॉलो करने पड़ेंगे। और जैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होता है ना एक कि आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर चुके हैं, अब आपको एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है। तो उस कंडीशन पे आप शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे हैंडबुक हो गया या आप खुद का जो नोट्स बनाए हुए हैं, वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। और सबसे आप इम्पोर्टेंट तो आपने बोला कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा पढ़ लिए हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो भी मैं नहीं समझता कि आप क्वालीफाई कर पाएंगे। बुक लिस्ट में ऐसा है कि आपका जो भी टेक्स्ट बुक है ना? और इजी लेवल से मतलब बेसिक लेवल से लेके एक मॉडरेट लेवल तक, हार्ड लेवल तक आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हार्ड लेवल ये गेट का एग्जाम यदि आप दे रहे हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको एक एडवांस लेवल हार्ड लेवल पे जाना पड़ेगा। एसएससी जेई का लेवल जो है वो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन है, उसमें भी 100 क्वेश्चन टेक्निकल है। तो आप एक बेसिक लेवल में ही आप पढ़ के गए हैं तो 65 टू 70 क्वेश्चंस आप मिनिमम सही करेंगे और अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह लगाए हैं। तो जैसे मेरा जो मार्क्स था वो एक बार 150 142 जब 152 कट ऑफ गया था तो मैं टेक्निकल में ही 93 स्कोर किया था आउट ऑफ 100। तो वो आपके मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप और मॉक टेस्ट लगाने के दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि मटेरियल जो है ना कौन सा रिक्वायर्ड है, क्योंकि इस एग्जाम के लिए अलग क्वेश्चंस आएंगे। अपने स्टेट के एग्जाम का जो क्वेश्चंस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का होता है। तो आप पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक फॉलो करें या किसी भी कोचिंग का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स यदि उन्होंने प्रिफर करवाया है कहीं पर भी। तो मैंने जैसे 2014 में एस एकेडमी में गया था तो एस एकेडमी का मैं नोट्स वगैरह अपना खुद का हैंड रिटन पढ़ा था। फिर उसके बाद फिर मैंने जैसे कॉलेज में पढ़ाया तो बहुत सारे टेक्स्ट बुक मेरे पास थे तो मैं अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते गया। तो मेरे पास बहुत सारे लिस्ट है बुक्स के। मतलब मैं उतना प्रीफर नहीं करने के लिए बोलूंगा क्योंकि आप एक सिंगल डे एग्जाम देख रहे हैं। और पीवाईक्यू के लिए कोई बुक?
पीवाईक्यू के लिए ओल्ड क्वेश्चंस का आता है एसएससी जेई का 2006 से 2009 से, तो बहुत सारे पब्लिकेशंस निकालते हैं। एक तो मेडिजी का सबसे बेस्ट रहता है सॉल्यूशन, और वो मेडिजी एस एकेडमी, ये दोनों का। थर्ड यदि आप देखेंगे तो पूरे स्टेट के जेईज इनका क्वेश्चंस है। तो अभी अभी जो वीके मेहता की बुक आती है जो ऑब्जेक्टिव बस रहती है, एक कंपटीशन यूथ कंपटीशन का बुक आ रहा है आजकल, नए बाइलिंगुअल आता है, वो डिप्लोमा वाले लोग हिंदी मीडियम के होते हैं ना, तो उनके लिए बाइलिंगुअल बुक निकालता है वो। तो मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस के बजाय जैसे आप मेडिजी का लिए, तो मेडिजी को कम से कम 3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कोई दूसरा परचेज कीजिए, क्योंकि आपके पास लिस्ट आप बहुत सारे हैं। तो एक बुक को आप अच्छे से कवर कीजिए और उसके बाद मॉक लगाइए, और आपके पास उसके बाद भी टाइम बचता है तो दूसरा कोई पीवाईक्यू के लिए क्वेश्चंस लिखिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको स्टडी का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब 7-8 साल कम नहीं होता है। तो मतलब आप जो नए बिगिनर्स हैं, तो उनको क्या गाइड करेंगे? मतलब कि कौन-कौन से एग्ज़ाम वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड या इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड के होके वो देना चाहिए? या अगर मतलब जैसे कोई फ्रेशर स्टार्ट किया, तो वो सीधा हाँ, एसएससी जेईई में जाना चाहिए, या कोई और एग्ज़ाम है जो इससे अच्छा है और इसका लेवल एसएससी जेईई जैसा ही है, जिसके लिए वो जा सकते हैं? तो ऐसे कौन-कौन से एग्ज़ाम है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? एक्चुअल में जो जेई है वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होता है ना। बीटेक वाले मतलब उसमें एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन वो मिनिमम एलिजिबिलिटी उसका डिप्लोमा है। बीटेक वालों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है एई का। तो यदि कोई बिगिनर है तो मैं ये बोलूंगा कि पहले 6 से 8 महीना आप अच्छे से प्रिपरेशन में लगाओ। अच्छे से प्रिपरेशन मीन्स मशीन पावर सिस्टम, मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, है ना। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स को आप पहले इतना अच्छा से कर लो कि मतलब एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस उसमें आप सॉल्व कर पाओ। उसके बाद आप एडवांस लेवल का एग्जाम, जैसे एई का एडवांस क्वेश्चन होता है, गेट का एग्जाम जो क्वेश्चन होता है वो एडवांस लेवल का होता है, तो उसके लिए उस टाइप का पीवाईक्यू करना पड़ेगा। और जेई के एग्जाम में आप अपियर कर रहे हो तो जेई के लिए आपको अलग से उनका अलग पीवाईक्यू होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन हमेशा एक अच्छा लेवल का होना चाहिए, चाहे आप उसमें एई में बैठो, चाहे आप जेई एग्जाम में बैठो। तो मैं बिगिनर्स को यही बोलूंगा कि सबसे पहले आप कम से कम 8 से 9 महीने का प्रिपरेशन टाइम लीजिए। 8 से 9 महीने में पूरा आप हैंड रिटन नोट्स फॉलो करो, या कोई भी ऑनलाइन लेक्चर देख के, जो भी चीज करके। ऑनलाइन नोट्स यदि आपको मिल गया है तो आप उसको पहले प्रिपेयर कर लीजिए पहले अच्छे से। उसके बाद आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन वो होता है। आपका सब्जेक्ट जब स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आप किसी एग्जाम को टारगेट करके सिर्फ उसी के लिए टारगेट करोगे, तो उसमें जो पूछा जाएगा उसको फिर पढ़िए। इस टाइप से यदि आप अप्रोच करेंगे तो मतलब आपको एग्जाम निकलते जाएगा। जैसे मैं अपने टाइम में जब देता था तो मैं 5 बार गेट निकाला हूँ, तो मेरा जो तैयारी का शुरू का लेवल था वो हाई लेवल का था, क्योंकि गेट के क्वेश्चंस नॉर्मल नहीं होते, हार्ड होते हैं, कैलकुलेशन होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ इतना टाइम लैग हो गया ना, तो अब अपन ये सोचे कि एसएससी जेई भी देंगे, स्टेट का जेई या उसमें देंगे, तो वो फिर बाय द टाइम आपको ना दिमाग में आते जाता है, वो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही होता है, वो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी आप जैसे प्रिपरेशन है वो अच्छे से ही करिए, अच्छे एग्जाम के लिए, बड़े एग्जाम के लिए। छोटे एग्ज़ाम तो अपने आप क्लियर हो जाएँगे जब हम लोग की प्रिपरेशन उस लेवल पे होगी तो। 8 से 9 महीना यदि आप किसी भी टेक्निकल फील्ड के हैं, चाहे आप सिविल के हो, मैकेनिकल के हो या इलेक्ट्रिकल के, तो 8 से 9 महीने आप कर लिए अच्छे से, तो वो आपका पूरा एक बेसिक, बेसिक के बाद एडवांस। अब एडवांस लेवल का एग्जाम देंगे तो एडवांस लेवल के एग्जाम का पीवाईक्यू करना पड़ेगा, और एसएससी जेई का देना है तो एसएससी जेई का पीवाईक्यू करना पड़ेगा, या स्टेट जेई का, क्योंकि उसमें पैटर्न में आपका जीएस भी रहेगा, किसी में एप्टी रीजनिंग रहता है, किसी स्टेट एग्जाम में आप जैसे राजस्थान का देंगे, छत्तीसगढ़ का देंगे, तो उसके स्टेट का जीएस होता है, तो उसको भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मार्क्स उसमें भी स्कोर करना पड़ेगा। बिगिनर्स के लिए यही सजेशन है कि वो अपना बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करें और 8 से 9 महीना पूरा सब्जेक्ट्स को एक बार पढ़ें। ओके, थैंक यू सो मच पीयूष। अगर मतलब किसी को कुछ कमेंट्स या किसी को कुछ डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शंस में अगर आपसे कुछ पूछे तो प्लीज़ उनकी हेल्प कर दीजिएगा। उनके श्योर, लिए श्योर। मतलब हेल्पफुल रहेगा। मेरे लिए सबसे बड़ा थैंक चीज़ यू, ये है कि मैं कैपेबिलिटी मेरा रहता है इंटरनेट में, तो मैं 100% ट्राई करूँगा कि जो भी जिनका डाउट है वो क्लियर हो सके। मेरे साइड से यही है।